हो गया। जय हिंद बच्चों। हम पढ़ा रहे थे फ्रांसीसी क्रांति, है ना। कितना क्लास हो गया था? 3 क्लास। ये क्लास नंबर क्या था? लेक्चर नंबर कितना होने वाला है? 4। 3 से 4 दिन कुछ पढ़ाए नहीं, है ना। देखते हैं किसको कितना याद है जो हम पढ़ाए। मतलब क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 ईस्वी। 14 जुलाई 1789। 1 7 8 9। तत्कालीन कारण पारोटी के दाम में अचानक क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई। चलो बढ़िया। कितने जन मिलकर जन सैनिक निर्माण किए थे? 7000 जन। कहाँ पे जाके आक्रमण किए थे? टाउन हॉल में मिलकर डिसाइड किए थे आक्रमण कहाँ करना है। कहाँ पे ये थे? बास्तिल के किले में। चलो यहाँ तक हो गया था। मतलब फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? कितने वर्गों में? 3। मतलब जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हो रहा है उसमें फ्रांस का शासक कौन होगा? लुई 16वां। बता उसकी जब वो 1774 में विराजित होता है तो उस समय उसकी उम्र कितनी थी? इस कम उम्र में वो किस कहाँ की राजकुमारी से शादी कर लेता है? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी का नाम क्या था? जब राजा फ्रांस के राजा जो लोग जो जिस महल में रहते उस महल का नाम क्या है? वर्साई की महल। उस वर्साई के महल को सजाने में कुल कितना का खर्च आ जाता है? 2 अरब लिवरे का। जो खर्च कर रहा है राजा क्या अपने राजकोष से कर रहा है क्या? क्योंकि जब वो राजा बना था तो राजकोष क्या था? खाली, कंप्लीटली खाली था। कुछ था क्या? नहीं था। अरे फ्रांसीसी क्रांति के 3 कारण सद बताइए, 3 या 4 कारण। कहां तक बता दी? लास्ट बताना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के कारण पढ़ा रहे थे। भूमि का असमान वितरण। भूमि का क्या रे? असमान। क्या बता सकती हो फ्रांस की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग किसान थे या फिर निम्न वर्गीय के लोग थे? 90% लोग। और शेष जो 10% लोग थे वो कुलीन थे और क्या थे? पादरी थे। लेकिन देखो विडंबना देखो वहां का, उसी 10% लोगों के पास टोटल भूमि का कितना प्रतिशत था? 60%। और यही 90% के पास कितना था? 40%। है कि नहीं है? जिस कारण क्या हो रहा था? क्या रे उत्पादन में क्या रही थी? कमी आ रही थी। और लगातार क्या पड़ते जा रहा था? अकाल। क्या पड़ते जा रहा था? अकाल। और होता क्या है, जहां जिस समय क्या 1715 में 2.3 करोड़ जनसंख्या थी, वो 1789 आते आते कितना हो जाती है? 2.8 करोड़। जनसंख्या भी बढ़ रहा है, उत्पादन में भी क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो महंगाई अपने आप क्या करेगी? बढ़ेगी। और महंगाई बढ़ने के कारण जो काम कर रहे थे फैक्ट्री में, जो काम कर रहे थे कौन? हमारे कारीगर लोग, मजदूर लोग। उसकी जो आय कौन डिसाइड करते थे? वही फैक्ट्री के मालिक। यानी महंगाई के अनुसार उसको उतना वेतन देते नहीं। जिस दर से महंगाई बढ़ रहा है उस दर से क्या बढ़ना चाहिए? वेतन। लेकिन वैसा हो रहा था वहां पे क्या? यही सब कुछ छोट मोट कारण थे जिसके कारण क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति। समझ में आ रहा है? तो देखो हम बता रहे फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्ग में। लेकिन जो 3 वर्ग का, जो तृतीय स्टेट के लोग थे उसको क्या बोला गया? जनसाधारण वर्ग। क्या बोला गया उसको? जनसाधारण वर्ग। जनसाधारण वर्ग। इसी जनसाधारण वर्ग को कितने श्रेणी में बांटा गया था? 3 श्रेणी में। कितने श्रेणी में? 3। 1 2 क्या बनेगा? 3। इस प्रथम श्रेणी में कैसे लोग आते थे पता है? जो ज्यादा पढ़े लिखे थे, जो ज्यादा समृद्ध थे, ज्यादा क्या थे? शिक्षित थे। जैसे व्यवसाय लोग, जैसे बिजनेसमैन लोग कहाँ आते होंगे? जनसाधारण के फर्स्ट वर्ग में, क्या फर्स्ट श्रेणी में। और क्या हो गया? हमारे जो शिक्षित लोग जैसे हो गए, कोई प्रशासनिक सेवा से जुड़ा होगा, समझ में आ रहा है? अगर कोई वकील होगा, कोई टीचर होगा, सबकी जनसाधारण की किस श्रेणी में आते होंगे? प्रथम। यही श्रेणी मिलकर आगे चलकर किसका निर्माण करते हैं? मध्य वर्ग। क्या रे? मध्य वर्ग, मिडिल क्लास का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है? और यही मिडिल क्लास यानी यही मध्य वर्गीय लोग किसका शुरुआत कर रहे थे फ्रांस में? फ्रांसीसी क्रांति का। किसका? कौन सी क्रांति का? फ्रांसीसी क्रांति। समझ में आ रहा है? क्या उन्हें समझ में आया? तो यानी बहुत पहले से ही फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्ग। लेकिन अभी होता किस सदी का बात किया जा रहा? 18वीं सदी का। तो 18वीं सदी में फ्रांस में कौन सा नया वर्ग का जन्म होता है? नया वर्ग की उत्पत्ति होती है। उस वर्ग का नाम क्या? मध्य वर्ग। तो मध्य वर्ग कहाँ से इसका निर्माण, मतलब क्या उत्पत्ति कहाँ से होता है? जन्म कहाँ से होता है? जनसाधारण वर्ग के प्रथम श्रेणी के लोग ही क्या करते हैं?
मध्य वर्ग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यही क्यों करते हैं, क्योंकि यही इसी के सब इसी वर्ग के पास क्या थे, इसी वर्ग के पास क्या थे, ज्यादा क्या थे, समृद्ध थे। क्या थे, समृद्ध थे। समृद्ध कहने का अर्थ है कि पैसा वैसा उनके पास था, है ना। समृद्ध होने के साथ इसी श्रेणी के लोग क्या थे, ज्यादा शिक्षित थे। क्या थे, शिक्षित थे। क्या उन्हें समझ में आ रहा है? जिसके पास पैसा है और जिसके पास शिक्षा है वही क्या करेंगे, आगे चलकर किसकी शुरुआत करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति का। यानी मुख्य रूप से अब हमें किसके बारे में पढ़ना होगा, फ्रांस में किस वर्ग के बारे में, मध्य वर्गीय वर्ग के बारे में। हम ये तीनों वर्गों के बारे में बता दिए थे। जो तीनों वर्ग था फ्रांसीसी समाज उस समय कितने, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, 3। प्रथम स्टेट को क्या बोला गया, पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट को क्या बोला गया, कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट को क्या बोला गया, जनसाधारण वर्ग। जनसाधारण वर्ग है ना। इस तरह करके वहां के लोगों को बांट दिया गया था। ये देखा प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे, इसको कुछ देना नहीं पड़, कर वगैरह देना नहीं पड़ता। सबसे अमीर यही सब थे। ये चर्च को देखते थे और फ्रांस के सबसे अमीर एक व्यक्ति लोगों को किस में रखा गया था, द्वितीय स्टेट में, है ना। क्या बोलकर, कुलीन वर्ग करके। द्वितीय स्टेट किन लोगों का वर्ग था, किन लोगों का ग्रुप था, अमीर लोगों का। और प्रथम स्टेट किन लोगों का ग्रुप था, जो चर्च से काम देते हैं। सुबह जैसे हम लोग क्या पंडित वगैरह बोलते हैं ना, सब क्या बोलता था, पादरी। वहां जो पूजा पाठ करा तो उसको क्या बोला जाता था, पादरी, है ना। अभी भी बोला जाता है, पादरी बोला जाता है, वो बोला जाता है। और तीसरा क्या है, जनसाधारण वर्ग। इस सब के बारे में पढ़ा दिए थे कि टैक्स वगैरह देना होता था, किसको देना पड़ता था, जितना भी काम करना था, चाहे सेना बने, है ना, फ्रांस के लिए सेना, मतलब सेना में भर्ती हुए, है ना, कुछ काम करे, है ना, राजा को सहयोग करे, किसी के घर में जाके क्या बोलते, नौकर का काम करे, या फिर फसल सब्जी कुछ भी उगावे, ये किसको करना पड़ता था, जनसाधारण लोगों को। टैक्स भी भरना किसको भरना पड़ता था, और जन से विशेषाधिकार किसको प्राप्त था, यही दोनों वर्गों का। बोलो है ना। अब हमको किस वर्ग के बारे में पढ़ना है, मध्य वर्गीय वर्ग के बारे में। यानी ये कैसे इसका विकास होता है और कैसे आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति क्या करते हैं, फ्रांसीसी क्रांति करते हैं। फ्रांस में किसका आगाज कर देते हैं, क्रांति का। किसके विरुद्ध, राजा के विरुद्ध, राजा के निरंकुशता के विरुद्ध, निरंकुशवाद के विरुद्ध। देखो मध्यवर्गीय वर्ग, ध्यान से समझेंगे इसको। मध्यवर्गीय वर्ग में कैसे लोग हमारे आएंगे, कैसे लोग हमारे आएंगे, समृद्ध और शिक्षित लोग। समृद्ध और क्या रहे, कैसे लोग रहे, शिक्षित। समृद्ध और शिक्षित लोग। बताइए समृद्ध और शिक्षित वर्ग के जो लोग हैं वो कहां से आएंगे, पादरी वर्ग से क्या, कुलीन वर्ग से क्या, ये कहां से आएंगे, हमारे जनसाधारण के प्रथम श्रेणी में। कहां से आएंगे, नहीं चल रहा भाई, जनसाधारण के प्रथम श्रेणी के लोग, प्रथम श्रेणी के क्या थे, लोग थे। यही जगह आगे क्या करते हैं, फ्रांसीसी क्रांति करते हैं। प्रथम श्रेणी के ये लोग थे। क्या उन्हें समझ में आया? यही क्या करते हैं, मध्य वर्गीय वर्ग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये निर्माण करने से देखो देखो यहाँ क्या होता है, हमारे समृद्ध और शिक्षित वर्ग, जो शिक्षित लोग हैं वो कहाँ के, जनसाधारण के प्रथम श्रेणी के लोग हैं, है ना। ये धीरे धीरे क्या करते हैं, जो इस श्रेणी के जो थे, बहुत सारे व्यवसायी थे, बताए थे ना, ये क्या करते हैं, अलग अलग देशों में जाके क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, है ना। व्यवसायी मतलब कहने का अर्थ, व्यापारी करेगा, आयात निर्यात करेगा। तो वहां जाके क्या देखता है सब, कि उस देश में इस तरह का क्या है रे, वहां के राजा इस तरह का कोई भेदभाव कर नहीं रहा है ना। वहां के जो लोग हैं, वहां का समाज इस तरह के वर्गों में बटा हुआ नहीं है। वहां का समाज जो है वो क्या बोलते हैं, किसी एक वर्ग को सारी शक्तियां नहीं दे दी गई है, जन्म से विशेषाधिकार नहीं दे दिया गया है। तो यहाँ के लोग, यानी जो हमारे समृद्ध लोग थे, जो क्या बोलते हैं, जो बिजनेस वगैरह करते थे, वो अगल बगल के देश में आयात निर्यात जब करने के लिए गए, और वहां से जब आए करके, तो इनको पता चला कि नहीं, जो फ्रांस में जो हमारे साथ हो रहा है, जो जनसाधारण वर्गों के साथ हो रहा है, क्या हो रहा है, गलत हो रहा है ना। तो ये सब क्या करते हैं, और शिक्षित लोग जैसे वकील हो गया, टीचर हो गया, हमारा क्या हो गया, प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोग होंगे, ये सब डिसाइड करते हैं कि क्या करेंगे। अब जो जन्म से आधारित जो विशेषाधिकार, उसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ये सब अपना क्या करता है, जनसेना का निर्माण करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। और इसी समय यही सब लोग, द्वितीय स्टेट के लोग पढ़े लिखे हैं क्या, मतलब सॉरी, तृतीय स्टेट के जो क्या है, जनसाधारण वर्ग के जो द्वितीय श्रेणी के लोग पढ़े लिखे हैं क्या, उसके अंदर क्या कला है, कारीगर है, नहीं समझ में आ रहा है। और तृतीय स्टेट के लोग ना पढ़ा लिखा है, ना उसके अंदर कुछ क्या है, हुनर है, बताए थे ना। तो ध्यान से देखोगे इधर, तो ये करते क्या है, धीरे धीरे आगे चलकर बहुत सारे जो दार्शनिक थे, दार्शनिक समझ में आता है ना,
दार्शनिक के किताबें पढ़ना शुरू, बहुत सारे दार्शनिक, फ्रांस में बहुत सारे दार्शनिक हुए, उनकी किताबें पढ़ना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो ये सब बढ़ चढ़कर लिखना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। कौन? फ्रांस के दार्शनिक, जिसमें से पहला कौन आते हैं, रूसो। कौन आते हैं, रूसो। कौन इसे कौन कौन आते हैं, रूसो। कौन आते हैं, रूसो। रूसो के बाद कौन आते हैं, बोलो, रोजेर दी लाइनी, क्या नाम उसका रे, मोंटेस्क्यू। क्या आता है, मोंटेस्क्यू। क्या किस लिखा था, मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू। उसके बाद कौन आता है, मोंटेस्क्यू। उसके बाद कौन आता है रे, सर जॉन लॉक। कौन आता है, सर जॉन लॉक। ये तीनों के बारे में इसे पढ़ने के लिए दिया है, सर जॉन लॉक। ये तीन ऐसे व्यक्ति थे, फ्रांस के दार्शनिक थे, जो क्या किए, जनसाधारण वर्गों को क्या बोलते हैं, जो मध्य वर्ग के लोगों हैं उसको क्या करते हैं, मतलब आंदोलन करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, है ना। इनकी रचनाएं, रूसो की रचनाएं, मोंटेस्क्यू की रचनाएं और सर जॉन लॉक की रचनाएं, ये क्या करती है, बढ़ चढ़कर लोगों तक पहुंचाई जाती है। किस वर्ग के लोगों के पास, मध्य वर्ग के लोगों के पास, है ना। तो ध्यान देगी, ये मोंटेस्क्यू दिख रहा, सर जॉन लॉक दिख रहा है, एक पुस्तक का रचना किया था, पुस्तक था, उस पुस्तक का नाम क्या था, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। क्या नाम था, टू, देखो तो क्या लिखा हुआ है, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। देखो किताब में गवर्नमेंट कैसे लिखा था रे, टू ट्रेजेज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या बात करता है, जैसे मान लो अभी एक समय के लिए अभी मान लो कि अगर कोई, मान लो अभी हम ही है, अगर मेरे बारे में कुछ अभी अभद्र बोली तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या मारे देंगे रे। तो देखो इसका एक पुस्तक था सर जॉन लॉक का, जिसका नाम क्या था, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें करता क्या है, राजा की जो दैविक शक्ति थी, है ना रे, उसका क्या करता है, खंडन करता है। क्या करता है, खंडन। कि इस पहले क्या था, पहले क्या किया था पता है, पहले राजा को क्या माना जाता था, देवता, कि राजा क्या है रे, देव है। क्या है रे, देव है। अरे राजा की जो दैविक शक्ति थी, इसका खंडन करने वाले कौन थे, सर जॉन लॉक। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक था इनका। इनमें इस पुस्तक में क्या करते हैं, राजा के दैविक शक्तियों का खंडन करते हैं। राजा के दैविक शक्तियों का क्या करते हैं, खंडन। नहीं समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे सो। जिससे राजा था ना, राजा को माना जाता था कि और किसका प्रतीक है रे, भगवान के प्रतीक है ना। उनको कुछ शक्तियां दे दी गई थी, है ना। तो राजा के जो बोलते हैं ना कि देव, जैसे भगवान की जो शक्तियां होती है, वही शक्तियां किसके अंदर है, राजा के अंदर। उसको वही शक्तियों को क्या करते हैं, खंडन करते हैं। किस पुस्तक में, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक में। कौन करते हैं, सर जॉन लॉक। उसके बाद कौन आते हैं, मोंटेस्क्यू। कौन आते हैं, मोंटेस्क्यू। ये क्या करते हैं, ये क्या बोलते हैं, देखो इधर, ये क्या बोलते हैं कि शासन की जो शक्ति है, अर्थात सत्ता जो है, वो सत्ता किसी एक के हाथों में होना नहीं चाहिए। सत्ता का क्या होना चाहिए, विभाजन। मोंटेस्क्यू का नाम हमेशा याद रखोगे, मोंटेस्क्यू का नाम हमेशा याद रखोगे। एक मतलब पृथ्वी पर एक ऐसे व्यक्ति हुए जो सबसे पहले ये अवधारणा देते हैं कि शासन की जो शक्ति है वो किसी एक के हाथों में नहीं होना चाहिए, कि एक ही आदमी क्या करे, देश के लिए कानून भी बनाए, देश के लिए क्या करे, कानून बनाए, देश के देश पर शासन भी चलाए, और क्या करे, अपने ही क्या करे, न्याय सुनाए। अभी समझ में आ रहा है। मोंटेस्क्यू ही धरती पर ऐसा पहला व्यक्ति हुआ था जो पहली बार दिया था कि देश की शक्ति क्या होना चाहिए, बंटवारा, सत्ता की शक्ति क्या होना चाहिए, बंटवारा, है ना। एक ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति क्या करे, कानून बनाए, एक ही व्यक्ति क्या करे, देश को चलाए, एक ही व्यक्ति क्या करे, न्याय सुनाए। समझ में आ रहा है। तो शासन की शक्ति को कितने भाग में तोड़ देते हैं, कितने भाग में रे, 3 भाग में। कितने भाग में, 3 भाग में। किस किस नाम से, कार्यपालिका, क्या है, कार्यपालिका, और विधायिका, क्या है, विधायिका, और आगे चलकर विधायिका आगे बताएंगे। और तीसरा क्या था, न्यायपालिका। क्या था, न्यायपालिका। क्या बोले, समझ में आ रहा है ना। बताओ, शासन की शक्तियों को 3 खंडों बांटने वाले कौन थे, 3 भाग में बांटने वाले कौन थे, मोंटेस्क्यू। ये पहले इनका नाम हमेशा रखना पड़ेगा, मोंटेस्क्यू। जो फ्रांस के दार्शनिक थे वो क्या बोला था कि शासन की शक्ति एक हाथों में होनी नहीं चाहिए, है ना। एक ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति क्या करे, कानून बनाए, अपने कानून बनाए, और अपने कानून को क्या करे, कार्यान्वयन करे, और अपने आप क्या करे, न्याय सुनाए। ऐसा होना चाहिए क्या, न्याय सुनाने के लिए अलग आदमी हो, क्या हो गया, है ना, और कानून बनाने के लिए अलग आदमी हो, और कार्य, समझ में आ रहा है, देश में काम करने के लिए क्या हो, अलग आदमी हो। आनी मोंटेस्क्यू हमारी शासन शक्तियों, क्या बोलते हैं, सत्ता की शक्तियों कितने भाग में बांटा था। सत्ता मतलब क्या होता है, शक्ति होता है। सत्ता का क्या होता है, शक्ति। शक्तियों को 3 भाग में कौन बांटा था, मोंटेस्क्यू। कौन बांटा था, मोंटेस्क्यू। रूसो दिख रहा है, रूसो
रूसो क्या बोला था कि सरकार बने, राजा ही चलो क्या एक समय जैसे अचानक राजतंत्र तो हट नहीं सकता है, तो क्या बोला था, एक अपना पुस्तक था, उस पुस्तक का नाम क्या था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध, है ना। इसमें क्या बोलता है कि सरकार बने, भले ही राजतंत्र बने, लेकिन कैसा हो, जो सरकार बने वो सामाजिक अनुबंध वाली सरकार हो। का प्रस्ताव कौन रखा था, सामाजिक अनुबंध वाली सरकार का प्रस्ताव रखने वाले कौन थे, रूसो। कौन थे, रूसो। इसमें क्या बोला गया, क्या कहा गया कि सरकार बने, जो राजतंत्र है, सरकार जो बन रहा है, जो राजा बन रहा है, उससे हमको कोई क्या बोलते हैं, उससे हमको कोई क्या बोलते हैं, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सरकार और राजा ये हमें क्या बोलते हैं, संतावना दे, भरोसा दे कि जो शासन व्यवस्था चलाएंगे वो क्या करेंगे, समाज के लिए चलाएंगे, अपने लिए चलाएंगे नहीं। ये प्रस्ताव मतलब सामाजिक अनुबंध वाली सरकार का प्रस्ताव रखने वाले कौन थे, है ना, उस वकालत वहां के राजा से प्रस्ताव रखे थे कि राजा बनिए, उससे हमको कोई लेने देना नहीं है, लेकिन एक बॉन्ड के थ्रू, अनुबंध समझ में आता है, एक बॉन्ड के थ्रू, एक बॉन्ड लिखिए कि आप जो शासन कीजिएगा वो यहाँ के समाज के लिए यानी उस देश के जनता के लिए कीजिएगा। वैसी शासन व्यवस्था का मतलब क्या बोलते हैं, प्रस्ताव रखने वाले कौन थे, रूसो। कौन थे, रूसो। ये हम तीन चीजें बताया अभी तक कि मध्य वर्गीय वर्ग का विकास कब हो रहा है फ्रांस में, 18वीं सदी में। कब हो रहा है, 18वीं सदी में। 18वीं सदी में फ्रांस में एक नया वर्ग बनते हुए दिख रहा है। 3 वर्ग तो पहले चल रहा था, उस वर्ग का नाम क्या है, मध्य वर्गीय वर्ग। तो मध्य वर्गीय वर्ग में कौन आएंगे, जनसाधारण वर्ग के प्रथम श्रेणी के लोग, जो क्या थे, ज्यादा समृद्ध और क्या थे, ज्यादा शिक्षित थे, है ना। और यही लोग क्या करेंगे आगे चलकर, फ्रांस में किसकी शुरुआत करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति। हम कहने समझ में आ रहा है ना। तो अचानक ये सब तो अचानक तो इसके मन में नहीं आया कि चलो जैसे समृद्ध है ना रे, शिक्षित है, यानी इनका खाना पीने का तो बढ़िया से हो जा रहा होगा, अरे है कि नहीं है। तो इस सबको क्रांति करना क्यों, क्या कारण था कि क्रांति की ओर कूद पड़े, है ना। तो कारण क्या था कि जनसाधारण के लोग, जो व्यवसायी लोग थे, वो कहाँ आयात निर्यात के लिए अलग अलग देशों में घूमना, आना जाना घूमना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। तो वहां जाकर देखे तो वहां का समाज और यहाँ के समाज में क्या था रे, बहुत अंतर था। वहां के समाज के लोगों को इस तरह का मतलब क्या भेदभाव नहीं किया जाता था। तो व्यवसायी लोग तो पता करके आए कि किस तरह का शासन व्यवस्था उधर है और किस तरह का क्या होता है, कमियां इधर है, उधर क्या कुछ कमियां इधर है, मतलब किस तरह का कमी फ्रांसीसी समाज में है। और हमारे शिक्षित लोग थे, उनको ये पता चलता है कि जिस तरह का भेदभाव किया जा रहा है जनसाधारण लोगों के साथ, वो सरासर क्या है, गलत है। समझ में आ रहा है। इसी दौरान ये धीरे धीरे कर कर किसके कहते हैं, किसके देख रेख में या फिर किसके नजदीक आ जाते हैं, दार्शनिकों के नजदीक में जाते हैं। और दार्शनिक के जो फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उनकी रचनाएं इनके पास पहुंचने लगते हैं, है ना। उनकी किताबों को पढ़ना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, सर जॉन लॉक। उनका नाम क्या था, सर जॉन। ये सब क्या है, दार्शनिक है, क्या है, दार्शनिक, है ना। इनका एक पुस्तक जिसका नाम क्या था, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, है ना। ये बहुत पहले बोल दिए थे, अपने मोटा मोटा अच्छे से लिख दिए थे। इसमें किनका खंडन किया गया था, राजा के दैविक शक्तियों का, जो निरंकुशवाद था, निरंकुशता था ना, इनका क्या किया गया था, खंडन किया गया। राजा ही सब कुछ नहीं है, राजा हो इसका मतलब नहीं तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो राजा के दैविक शक्तियों का खंडन करने वाले कौन थे, सर जॉन लॉक। अपनी किस पुस्तक में किए थे, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। डायरेक्ट ये पूछ देता है, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट को लिखने वाले कौन थे, सर जॉन लॉक। लिखने वाले कौन थे, सर जॉन लॉक। इसमें किसका खंडन किया गया था, राजा के दैविक शक्तियों का। तुम राजा हो, तुम देव अपने आप को जो तुम देव कौन भगवान मानते हो, देवता मानते हो, ऐसा नहीं है। हम तुम्हारी शक्तियों का क्या कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, है ना। कि देव के पास ऐसी शक्तियां नहीं है जैसी शक्तियां तुम देव के नाम पर अपने पास रख लो। क्या भगवान है तो क्या करेंगे, किसी पर अत्याचार करना शुरू कर देंगे क्या, जब मन करेगा तब टैक्स देना शुरू कर देंगे क्या, नहीं ना। राजा के देव शक्तियों का खंडन करने वाले कौन है, सर जॉन लॉक, है ना। धीरे धीरे इनके बाद फिर अगला व्यक्ति कौन आते हैं, मोंटेस्क्यू। कौन आते हैं, मोंटेस्क्यू। और मोंटेस्क्यू क्या करते हैं, क्या करते हैं, सत्ता की शक्ति को क्या कर देते हैं, विभाजित करते हैं। कितने भाग में, 3 भाग में। वो बोलते हैं कि सत्ता की शक्ति एक हाथ में होनी नहीं चाहिए। कुछ शक्ति किसके पास हो, कार्यपालिका के पास, विधायिका के पास और न्यायपालिका के पास, है ना। उसके बाद जो रूसो थे, देखो फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत किसी को माना जाता है, यानी आग में घी डालने का काम जो किया फ्रांसीसी क्रांति में, कौन किया है, रूसो। रूसो को क्या बोला जाता है, फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत। यानी समझ अग्रदूत नहीं समझ में आ रहा है। हमेशा आगे को फ्रांसीसी क्रांति में हमेशा आगे कौन आ जाते थे, हमेशा मध्यवर्गीय लोगों को कौन मतलब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते थे, रूसो, है ना। ये बोले थे कि हमको राजा बने उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सरकार बने वो कैसी सरकार बने, सामाजिक अनुबंध वाली सरकार बने। कैसी सरकार बने, सामाजिक अनुबंध वाली सरकार बने। सामाजिक अनुबंध कहने का अर्थ क्या है कि जो सरकार बनेगी वो हमें भरोसा दे, जो शासन व्यवस्था चलाएगा वो अपने लिए नहीं, अपने सुख सुविधा के नहीं, किसके लिए चलाएगा, जनता के, वहां के जनता के लिए, वहां के समाज के लिए। ये जो वहां तक बोले समझ में आया,
अरे आगे नहीं आया। देखो अब हो क्या रहा है, देखो इसको लिखेंगे बाद में, पहले समझा रहे। अब हो क्या रहा है, देखो मध्य वर्गीय लोगों का विकास हो रहा है और दार्शनिक लोगों का जो रचना है उसके पास पहुंच रहा है। तो बताओ ये सब अब रुकेंगे क्या, रुकेंगे क्या, नहीं। तो देखो पहले भी देखो पहले क्या था, क्या पहले लगातार वहां फ्रांस में क्या पढ़ते रह रहा था, अकाल पढ़ते रह रहा था, है कि नहीं है। और महंगाई क्या कर रही थी, लगातार बढ़ रही थी। रे महंगाई क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो वहां के जो क्या बोलते हैं जनसाधारण वर्ग के जो तृतीय स्टेट जनसाधारण वर्ग के जो तृतीय श्रेणी के लोग थे, यानी गरीब हो गया, मजदूर हो गया, छोटे मोटे किसान हो गए, वो लड़ाई तो लड़ते, राजा का विरोध तो करते थे, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक चल पाता नहीं था, क्योंकि उसका कोई नेतृत्व करता होता। जैसे लड़ाई लड़ेगा तो लड़ाई लड़ने में पैसा नहीं जाता है क्या, हाँ तो सब क्या समृद्ध थे, वो सब क्या नहीं थे, समृद्ध कौन थे, जनसाधारण वर्ग के प्रथम श्रेणी के लोग, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, लड़ाई तो सब लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको एक ऐसा क्या बोलते हैं नेतृत्वकर्ता की क्या थी, आवश्यकता थी। और नेतृत्वकर्ता बनकर कौन उभर रहे, मध्यवर्गीय लोग, यानी जनसाधारण वर्ग के प्रथम श्रेणी के लोग। यहां तक कोई दिक्कत है क्या। तो देखते हैं, जब राजा देखता है कि नहीं, राजा देखता है कि नहीं ये क्या हो रहा है कि क्या बोलते हैं मध्यवर्गीय वर्ग का विकास हो रहा है, और दिन भर मतलब आज वहां लड़ाई हो गया, वहां विद्रोह चल रहा है, वहां की कुछ महिलाओं ने क्या कर दिया, पावरोटी की दुकान में क्या कर दिया, छीना झपटी शुरू कर दिया, क्या हुआ, कहना रही है। देखो तो होता क्या है, देखो वहां के जो राजा है, राजा मतलब कौन, लुई 16वां, लुई 16वां, अच्छा बता सकते हो लुई 16वां फ्रांस का केवा कर्म का शासक था, मतलब फ्रांस में किस वंश का शासक था, लुई वंश का शासक था, बुर्बो राजवंश का, किस वंश का, बुर्बो राजवंश का। मैं क्या बोले समझ में आ रहा है ना। यानी वहां पे जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही है तो वहां पे किस वंश का शासक है, बुर्बो राजवंश का, नहीं बताया थे क्या। देखो लुई 16वां, क्या रे लुई 16वां, ये क्या करता है, देखो तंग आकर क्या करता है, जनरल स्टेट की मीटिंग बनाता है, जनरल स्टेट की क्या बुलाता है, मीटिंग बुलाता है, क्या बुलाता है, जनरल स्टेट की क्या बुलाता है, मीटिंग। जो अगल बगल में छीना झपटी हो रहा था ना, वहां पे हमला कर दिया गया, कुछ लोग वहां पे हमला कर दिया गया। इस हमला को रोकने के लिए लुई 16वां के द्वारा क्या किया जाता है, जनरल स्टेट की क्या हो जाती है, मीटिंग। जनरल स्टेट क्या था, एक राजनीतिक संस्था था। ये क्या था, राजनीतिक क्या था, संस्था। समझ में आ रहा है, इसका काम क्या था, देखो इस राजनीतिक संस्था का काम क्या था। अगर राजा, देखो अच्छा बताओ, राजा बिना किसी से सलाह मशवरा लिए कौन सा कर लागू कर दिए, तो बता सकते हो, टाइल, क्या था, टाइल, क्या था रे, टाइल लागू कर दिया था ना। लेकिन पहले फ्रांस में ऐसा नहीं था, लुई 16वां ही कर दिया टाइल को लागू, क्योंकि कर्जा ज्यादा आ गया, तो बिना किसी से कुछ कहे पूछे क्या कर दिया, कौन सा कर लागू कर दिया, टाइल, क्या कर दिया, टाइल। लेकिन पहले जो टैक्स किसी तरह का कुछ अगर जनता पे लागू करना होता था, इंप्लीमेंट करना होता था, तो पहले किसकी मीटिंग बुलाई जाती थी, जनरल स्टेट की क्या बुलाई जाती थी, मीटिंग। किस स्टेट की, जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाई जाती थी, है ना। ये जो आखिरी जो मीटिंग बुलाया गया था फ्रांस के राजा के द्वारा, कब बनाया गया था, 1614 में। कब बुलाया गया था, जनरल स्टेट की मीटिंग कब बुलाई गई थी, 1614 में। समझ में आ रहा है। अगर राजा अगर कुछ भी अगर नया करना चाह रहा है, किसी तरह का टैक्स लगाना चाह रहा है, तो अपने नहीं लगा सकते, पहले क्या बुलाया जाता था, जनरल स्टेट की मीटिंग। तो राजनीतिक संस्था एक जनरल स्टेट क्या था, एक तरह का क्या था, राजनीतिक संस्था था। इसका काम क्या था, अगर किसी भी तरह का राजनीति में किसी तरह का फेरबदल करना है, ऊपर नीचे कुछ लागू करना है, तो पहले क्या करना पड़ता था, फ्रांस के जो तीनों वर्ग के लोग था ना, उसको क्या करना पड़ता था, बुलाना पड़ता था। उस तीनों वर्ग के लोगों को क्या लेना पड़ता था, मत लेना पड़ता था। समझ में आ रहा है। लेकिन जो क्या नाम था इसका, लुई 16वां, बिना किसी तरह का सलाह मशवरा लिए, किसी तरह का मत लिए क्या कर देता है, ताइद नामक कर को क्या कर देता है, लागू कर देता है ना। जिसका लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो डर के मारे क्या करता है, कब करता है, देखो 5 मई, क्या लिख रहे, 5 मई 1789 को, 5 मई 1789 को किसका मीटिंग बुलाता है, जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाता है, ताकि क्या कर सके, लोगों को बुला सके, तीनों स्टेट के लोगों को बुलाएगा और क्या कर सके, सलाह पर क्या कहते हैं, मशवरा कर सके, और क्या कर सके, उसको रोक सके कि क्या करना चाहिए अगर क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या करता है, देखो प्रथम स्टेट के 300 लोग किसको 300 कैसे लोगों को बुलाता है, पादरी। 300 कैसे लोग आते हैं, पादरी। इस स्टेट में कितने लोग आते हैं, 300 पादरी। और 300 लोग कैसे आते हैं, कुलीन। कैसे आते हैं, कुलीन। देखो कितने लोग आ रहे हैं, जो सिस्टम था बुलाने का, है ना। इस जनरल स्टेट में पादरी वर्ग के कितने लोग आएंगे, कुलीन वर्ग के कितने लोग आएंगे, 300। हाँ, एक दूसरे से, यहाँ राजा बैठा हुआ, यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, राजा। यहाँ पे क्या है, किंग है, क्या है रे, किंग। 300 इधर कौन बैठेंगे,
और 300 इधर कौन बैठेंगे? कुलीन। इधर पादरी वर्ग के लोग हैं और यहाँ पे क्या है? कुलीन वर्ग के लोग। यहाँ पे क्या है? कुलीन वर्ग के लोग। और 600 लोग किस वर्ग के आते थे? जन साधारण वर्ग के लोग आते थे। तो जन साधारण वर्ग के 600 लोग कोई भी आ सकते थे तीनों श्रेणी से। लेकिन इस वर्ष जो आए थे वो कैसे लोग आए थे? जो ज्यादा समृद्ध और शिक्षित थे, है ना। कोई वकील था, कोई डॉक्टर थे, क्योंकि वही क्या करते थे, वही क्या किए थे, मतलब जैसे जन साधारण वर्ग का प्रतिनिधित्व करना शुरू कौन कर दिए? वही प्रथम श्रेणी के लोग जो बोलेंगे वही करेंगे, उस वर्ग के लोग। तो क्या करते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं जन साधारण वर्ग के कितने लोग आते हैं? 600 लोग। कितने लोग आते हैं? 600 लोग। 600 लोगों की देखो इस सबको बैठने के लिए कुर्सी दिया जाता है, 300 पादरी को और 300 क्या बोलते हैं बैठेंगे, क्या दिया जाता है? कुर्सी। और इसके पीछे 300 किसको बैठा दिया जाता है? जन साधारण वर्गों को। इसके पीछे 300 बैठा नहीं जाता, खड़ा रखा जाता है। तुमने समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या बैठा हुआ है? राजा। और राजा बस बात करना शुरू करता है कि क्या बात है, तुम लोग क्यों विद्रोह कर रहे हो, क्यों आंदोलन कर रहे हो, है ना। क्या मुझे समझ में आ रहा है? तो पहले क्या था, देखो यहाँ पे एक तरह का वोटिंग लिया जाता था। वोटिंग क्या लिया जाता था? बोला जाता था कि क्या जो हम टाइल नामक जो कर लगाए हैं, जो हम जो काम किए वो गलत है कि सही है। समझ में आ रहा है? तो वोटिंग, जिसका ज्यादा वोटिंग आता था, मतलब जिस मत के लिए ज्यादा वोटिंग आएगा उसको राजा क्या कर लेता था? एक्सेप्ट कर, स्वीकार कर लेता कि चलो ये बात सही है, यही क्या होना चाहिए, फिर समाज में लागू होना चाहिए, है ना। तो ध्यान से देखती, तो यहाँ पे कितना है? 300 कौन हो गए हमारे? 300 हमारे क्या हो गए? क्या हो गए? कुलीन। और 600 हमारे क्या है? जनसाधारण लोग। अगर वोटिंग, अगर बताओ ये 300 ये 300 किसको वोट? राजा के पक्ष में वोट करेंगे कि जनता के पक्ष में? राजा के पक्ष में वोट करेंगे। और मान लो 300 600 इधर हो गया, 600 हो गया इधर रे। और देखो यहाँ पे 300 और यहाँ पे क्या है? 300, यानी जनसाधारण 300। अगर 300 में से अगर एक आदमी भी अगर घूस के मारे राजा की तरफ वोट दे दिया तो किसका वहां पे मतलब किसका मत चलेगा वहां पे? राजा का। राजा जो चाहे वो कर सकता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कौन देखते हैं, क्या नाम इसका, वही जन साधारण वर्ग के लोग देखते हैं। और एक साथ एक कारण और था कि ये सब जो वोट डालते थे ना, इस सब के वोट का मूल्य क्या था? अलग अलग। क्या था रे? अलग अलग। अगर ये सब वोट डाल दिया तो 2 या 3 या 4 या 5 या 10 जन साधारण वर्ग के एक वोट के क्या है रे? बराबर है। तो 10 आदमी जो वोट देगा वही एक अगर कुलीन या फिर क्या एक पादरी वर्ग का वोट दे दिया, उसके क्या हो जाता था? बराबर हो जाता था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले प्रस्ताव यहां जाकर मध्य वर्गीय के लोग क्या रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मत का मूल्य 1 होगा। यानी ये सभी वोट देगा तो ओकरो एक रूप में गिना जाएगा, ये सभी वोट देगा तो क्या गिना जाएगा? 1 रूप। पहले क्या था? राजा वोट देगा था, राजा का वोट मतलब राजा का वोट बराबर 1000 आदमी का वोट, ऐसा करके होता था। समझ में आ रहा है ना। तो पहली बार क्या करता है? पहली बार ये जन जो प्रतिनिधि बन के आए थे मध्यवर्गीय लोग, किसका? जनसाधारण वर्ग का। वो क्या बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ जो मत देने के लिए जो आया, वोट देने के लिए आया, वो प्रत्येक व्यक्ति का मत का मूल्य एक समान होगा। अगर एक वोट देगा तो 10 आदमी बराबर है, तो हम भी एक वोट देंगे, कितना बराबर होना चाहिए? 10 आदमी के बराबर। तो राजा इसको एक्सेप्ट करता नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि 300 कितना राजा के विरुद्ध, राजा के क्या बोलते हैं, राजा के पक्ष में वोट देंगे क्या? अगर यही समय अगर एक सब आदमी पादरी वर्ग के और सभी आदमी कुलीन वर्ग के थे, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो किसके पक्ष में होगा? अगर एक उधर दे दिया तब फिर समस्या हो जाता। तो क्या करता है राजा, इस जो मांग किया गया था किसके द्वारा? जन साधारण वर्ग के द्वारा, उसको एक्सेप्ट करते नहीं है। इसके साथ साथ जो फ्रांस के जन साधारण वर्ग के लोग जो थे वो क्या किए थे? राजा अपने मांगों को, है ना, अपनी मांगों के लिए जो हमारे उनके साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए एक टोटल कितना पत्र लिखते हैं राजा को? 40,000। कितना पत्र लिखते रे? 40,000। और 40,000 पत्रों को लेकर कौन जाता है? यही मतलब क्या बोलते हैं मध्यवर्गीय लोग जो नेतृत्व करने के लिए गए 600। जैसे राजा के पास जाए, राजा के पास बताना होगा कि क्या हमारे साथ गलत हो रहा है, ए लड़के क्या बात है रे, क्या हमारे साथ गलत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? तो शिकायत टोटल कितने शिकायत पत्र लिखे गए थे वहां के जनसाधारण वर्गों के द्वारा? 4,000 और छोरी 40,000, कहां दाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000। तो 40,000 पत्रों को लेकर कौन राजा के सामने रख दिया था? मतलब वही 600 जो प्रतिनिधि के रूप में गए थे ना, जो ज्यादा समृद्ध और क्या थे रे? शिक्षित थे, है ना, वही प्रतिनिधि बन के गए थे। टोटल कितने 90% जो जनसंख्या थी उसका प्रतिनिधि बन के कितने लोग गए थे? 600 लोग। कितने लोग? 600 लोग। और उस सब कितना शिकायत पत्र लिखे थे? 40,000। कितने लिखे थे? 40,000। ये 40,000 पत्र को कहाँ रख दिया था? किंग के सामने, वहां के राजा के सामने। और कुछ अपना रखते हैं ना, कुछ पहले क्या रखे कि प्रत्येक व्यक्ति का मत क्या होगा? एक समान। तो राजा इसको एक्सेप्ट करता नहीं है। जब राजा एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये 600 लोग राजा के आज्ञा का उल्लंघन करके बुलाया था नहीं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ निर्णय दिए ये सब क्या जाते हैं?
निकल जाते, क्या जाते हैं, निकल जाते, मतलब क्या जाते हैं, दरबार से क्या जाते हैं, बाहर, दरबार से क्या निकल जाते हैं, बाहर। कितने लोग रे, 600, वही कितने लोग, 600 लोग, है ना। और उसी उसी वहीं पे बाहर एक था इंडोर टेनिस स्टेडियम, इंडोर टेनिस स्टेडियम, है ना, इंडोर टेनिस स्टेडियम था, समझ में आ रहा है। वहीं पर यही 600 लोग मिलकर क्या करते हैं, संविधान सभा की क्या कर देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली, या फिर क्या बोलते हैं फ्रांस की जो नेशनल असेंबली, संविधान सभा की क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। ये आज के बाद जो हम लोग 600 जो है, ये 600 जो लोग हैं वो कभी एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे नहीं, और जब तक राजा की शक्तियों को कम नहीं करेंगे या फिर राजा को हटाकर वहां पे क्या बोलते हैं, लोकतंत्र की स्थापना नहीं करेंगे, तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। कहाँ पे क्या बोलते हैं, कहाँ पे डिसाइड करते हैं सब, इंडोर टेनिस स्टेडियम में। ये डेट कब का है, कब का डेट देखना, 20 जून का है क्या, शायद 20 जून का, क्या करें, 20 जून 1789 की बात है। वो डिसाइड करते हैं कि क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, समझ में आ रहा है। और इस जो 600 लोगों का जो टीम था, इसको लीड कौन कर रहा था, 2 व्यक्ति लीड कर रहे थे, मिराबियो और आबेसिए, मिराबियो और आबेसिए, मिराबियो और आबेसिए, ये से 2 व्यक्ति थे जो किसको लीड कर रहे थे, यही 600 क्या बोलते हैं व्यक्तियों के समूह को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। जो मिराबियो था ना, ये किस वर्ग का था पता है, कुलीन वर्ग का। किस वर्ग का था, कुलीन वर्ग का। किस वर्ग का था, कुलीन वर्ग का। और एक किस वर्ग का था, पादरी वर्ग का। क्या था, पादरी वर्ग का। समझ में आ रहा है। भले सब कुलीन और पादरी वर्ग के थे, लेकिन इनको पता था कि जो राजा इनके साथ जो कर रहा है, क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। किनको पता था, मिराबियो और आबेसिए के, यानी पादरी कुलीन उनके होते हुए भी ये किसके साथ थे, जन साधारण वर्गों के क्या थे रे, साथ थे। समझ में आ रहा है। तो ध्यान से देखो, जनरल स्टेट की मीटिंग आते पता, अंतिम बार मतलब क्या बोलते हैं, अंतिम बार जनरल स्टेट की मीटिंग कब बुलाई गई थी, 1614 में। समझ में आया, इससे पहले लेकिन सबको कब बुलाया गया, तो 1614 में। तंग होकर लुईस सोलह कब बुला रहा है, 5 मई 1789 को। समझ में आ रहा है, यानी कितना डरा होगा वो, समझ आ रहा। बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में कभी ऐसी क्या बोलते विडम्बना बना है कि बुलाना पड़ा, सो राय लेना पड़ा जनता से, क्या कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इससे पहले लुईस सोलह से पहले वैसा कोई राजा नहीं होगा जो जनता पर अनावश्यक कर वगैरह थोप देता होगा। समझ में आ रहा है। तो हो क्या रहा है, जनरल स्टेट की मीटिंग बना रहे, बोलेगा जनरल स्टेट क्या था, वहां की क्या थी, राजनीतिक संस्था थी, है ना, जो तीनों वर्ग को लोगों को बैठा बुलाती थी और डिसाइड करती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या बोलते हैं, कुछ रिजल्ट निकल पाया क्या, यहाँ से कुछ जनरल स्टेट की मीटिंग से कुछ रिजल्ट निकल पाया क्या, वो सब और निकल के कहाँ चल गए, किसकी स्थापना कर दी है, 1789 में संविधान सभा की, नेशनल असेंबली की स्थापना कर दिया। और लीड वाले करने वाले कौन थे, मिराबियो और आबेसिए। मिराबियो हमारा कौन था, कुलीन वर्ग का, और आबेसिए हमारे कहाँ किस वर्ग का था, पादरी वर्ग का। किस वर्ग का था, पादरी वर्ग का। यहाँ तक बोले समझ में आया। अब जब राजा देखो, अभी अगर तू लोग कुछ बोल के अगर चल जाओगे तो हम 2-3 है ना, मतलब कोई टीचर बता, कोई ऐसे टीचर होता है खड़ूस, जो कोई भी कुछ अगर कुछ आवाज बोलते हैं तो टीचर मार देते, नहीं मार देता है। तो सुनो, राजा बुलाया और इसके मान मर्यादा को ना मान कर सब क्या कर दिया रे, राजा की मतलब क्या आज्ञा का अवहेलना करके सब निकल गया, और स्वयं के लिए क्या बना दिया है, संविधान सभा, एक अपना गुट बना दिया है। और क्या करना है इसका, संविधान, फ्रांस के लिए क्या बनाना है, संविधान बनाना है। और क्या राजा की शक्ति को क्या करना है, कम करना है ना। तो राजा क्या जाता है, क्रोधित, क्या जाता है, क्रोधित। और ये सब सच में होगा या अफवाह फैला दिया होगा, अफवाह फिर क्या फैला दिया है कि तुम देखो राजा का बात नहीं माने हो, तो राजा अपनी सेना भेज रहा है तुम पर क्या करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। राजा क्या भेज रहा है, अपनी सेना को भेज रहा है तुम पर क्या करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। तो डर जाते हैं पेरिस के लोग क्या जाते हैं, डर जाते हैं। और वही 7,000 लोग क्या करते हैं, जन सेना का निर्माण करते हैं, और जल्दी पल्दी में कहा जाके आक्रमण कर देते हैं, बास्तिल के किला के। कहा आक्रमण करते हैं, बास्तिल के किला। क्या बोले, समझ में आ रहा है, बास्तिल के किला में कहा आक्रमण कर देते हैं, बास्तिल के किला में। क्या बोले, समझ में आया, ये सिनेरियो समझ में आया। क्या बोले सो, और जो परिचय जो दिए थे वो क्या था रे, 2 से 3 मिनट का एक तरह का क्या था, ट्रेलर था। आप देखो यहाँ से पूरा घूम के आया, मीटिंग बुलाया, राजा का बात माना नहीं, अपने क्या अपना क्या होते हैं सभा वगैरह बना के राजा को हटाने के सब क्या कर रहा है रे, निर्णय लेना शुरू कर दिया। किसके नेतृत्व में, मिराबियो और आबेसिए के नेतृत्व। राजा क्या करता है, राजा भेजता नहीं है, अफवाह फैला दिया जाता है ना, कि राजा क्या, तो राजा का बात नहीं ना माने हो, तो राजा क्या कर रहा है, तुम पे आक्रमण करने के लिए सेना को क्या कर रहा है, भेज रहा है ना। तो सेना को भेज रहा है, तो वहां के लोग क्या जाते हैं, डर जाते हैं, और किसका निर्माण करते हैं, जनसेना का। कितने लोग जनसेना का निर्माण करते हैं, 7,000 लोग। और कहाँ पे जाके आक्रमण कर देते हैं, बास्तिल के किला पे, है ना। वहीं से क्या होती है, डेट कब था,
14 1789 को। इसी दिन से फ्रांसीसी इतिहास में मतलब उस डेट को क्या बोला गया? फ्रांसीसी क्या बोला गया? फ्रांसीसी क्रांति। क्या बोला गया? फ्रांसीसी क्रांति। इसके बाद जो आज तक जितना बता है वो क्या करेंगे पता है? कल लिखवा देंगे। क्या कर देंगे? कल लिखवा देंगे। हमने समझ में आया क्या हुआ? ये तो आदत लिख लेगी है ना। बताओ जनरल स्टेट की मीटिंग क्या बोलते हैं राजा लुई 16वां द्वारा कब बुलाया गया था? 5 मई 1789 को। इसमें क्या बोलते हैं पादरी वर्ग के कितने प्रतिनिधि आए थे? 300। कुलीन वर्ग के 300। कितने आए थे रे? और जनसाधारण वर्ग के कितने आए थे? 600। ये मतलब क्या बोलते हैं 6 मतलब जनसाधारण के मतलब 90% जो जनसाधारण वर्ग के लोग उसका प्रतिनिधित्व कितने लोग कर रहे थे? 600 लोग। एक कैसे लोग थे? पढ़े लिखे और क्या थे? समृद्ध व्यक्ति थे। समझ में आ रहा है? कोई भी तो कुछ नहीं कर सकता। फिर मध्यवर्गीय, वही तो मध्यवर्गीय। समझ में आ रहा है? और बताओ कितने शिकायत पत्र लाया गया था उन 600 लोगों के द्वारा? ये किसकी मांग करते हैं? बताओ इससे पहले यानी 5 मई 1789 से पहले जनरल स्टेट की मीटिंग कब बुलाई गई थी? 1614 में। 1614 में। मौसम मानता है क्या? एक्सेप्ट करता है कि राजा के निर्णय को? क्या नहीं। किसके नेतृत्व में वो सब संविधान सभा या नेशनल असेंबली की स्थापना कर देते हैं? मिराबिये और आबेसिये। मिराबिये किस वर्ग का था? और आबेसिये पादरी वर्ग का है। जो नेशनल असेंबली की स्थापना किया था उसका प्रमुख कार्य क्या था? पहला मुख्य कार्य मतलब पहला जो सोच था सबके क्या करना है कि राजा की शक्तियों को क्या करना, हमें कम करना है। क्या करना? हटाना नहीं है। क्या करना है? कम करना है। राजा की शक्तियों को क्या करना है? कम करना है। कम करने के बाद फ्रांस के लिए हमें क्या होना है? एक संविधान का निर्माण करना है ना। फिर अगर कम कर रहे हैं फिर आगे चलकर वही संविधान क्या बोलते हैं वही जो नियम कानून है वो किसका स्थापना करेगा वहां पे? लोकतंत्र का। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है यहीं तक, फिर कल आगे बढ़ाएंगे, आगे बनाएंगे।